हेलो। इंडिया ने हाल ही में अपना LVM-3 रॉकेट स्पेस में भेज दिया है और इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब सारी कंट्रीज इंडिया से ये रॉकेट की डिमांड कर रही है। और ये रॉकेट ने कह दिया है कि इंडिया भी किसी से पीछे नहीं, अब ये भी बहुत आगे तक हम तक पहुँच सकता है। और ये LVM-3 रॉकेट बनाया क्यों गया था और इसका मकसद क्या था? जो LVM-3 रॉकेट था ये OneWeb और NSIL के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। NSIL एक कंपनी है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। इसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इंडिया का इसरो है ना, जैसे वैसे ही उसके सगे भाई की तरह कंपनी को ट्रीट करो। तो OneWeb कंपनी है, ये कम्युनिकेशन कंपनी है। इस कंपनी का रोल क्या है? ये कंपनी चाह जाती है, ये कंपनी कम्युनिकेशन कंपनी है। ये कंपनी चाहती है कि पूरे कंट्री में कम्युनिकेशन पहुँचाए। कैसे? एक स्पेस के थ्रू लिंक करके। ये चाहती है कि अपने पूरे स्पेस में अपने टावर्स पहुँचा दूँ, मतलब कि जितनी सैटेलाइट है वो पहुँचा दूँ और उन सैटेलाइट से सारे लोग अपने कनेक्ट करें और उसको पैसा मिले और वो सारे के सारे कनेक्शन उनको OneWeb के थ्रू हो जाए। तो OneWeb अब क्या चाहता था कि इंडिया से ये चाहता था कि इंडिया 36 सैटेलाइट जो OneWeb की है वो स्पेस से पहुँचा दे और उसको जितना सैटेलाइट है उसको स्पेस में पहुँचा दे। तो इंडिया ने कहा ठीक है भाई, तुम मेरे को पैसे दे दो और हमारा मिशन का बन जाएगा। तो इंडिया ने हाँ कहा, उन्होंने स्पेस के सैटेलाइट दिए और इंडिया ने उसको सही सलामत पहुँचा दी। इनका मोटो क्या है कि ये 648 सैटेलाइट्स स्पेस में पहुँचाना चाहते हैं। अगर इन्होंने 648 सैटेलाइट स्पेस में पहुँचा दी तो पूरे धरती को सिग्नल दे पाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। जैसे अगर किसी को आज के टाइम में सिग्नल चाहिए तो वो टावर से वेट करता है। टावर जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहीं पे उनको सिग्नल ज़्यादा होंगे तो उनको कम्युनिकेशन ज़्यादा बढ़िया होगा। मगर वहीं पे अगर तुम्हारे टावर ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली तुम्हारा कम्युनिकेशन वहाँ सिग्नल ऊपर स्पेस से आ रहा है तो भाई तुमको कोई दिक्कत नहीं, सिग्नल की डायरेक्ट आ रहा है तो तुम आराम से यूज़ करो। जैसे कि अब हिमाचल जम्मू के लोग होते हैं वो कैसे लेते हैं कम्युनिकेशन? उनके पास तो टावर नहीं होते बेचारे, तभी तो इतना कम सिग्नल होता है। मगर अगर स्पेस में अगर टावर्स होंगे, मतलब सिग्नल सैटेलाइट्स होंगे तो तुमको कितना फ़ायदा है। सीधा ऊपर से नीचे तक सैटेलाइट आ रही है और तुम्हारा कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। अब हम देखते हैं जो हमारा पूरा मिशन है वो कैसे काम कर रहा है। जैसे कि जितना भी रॉकेट है वो कैसे बना है, किस चीज़ से बना है और उसके कंपोनेंट कैसे काम कैसे करता है। और जो हमारा कंपोनेंट होता है सबसे ऊपर वाले जिसको हम सर बोलते हैं, मतलब मान लो कि जब सर होता है रॉकेट मिशन का तो कैसे चीज़ का होता है, पहले उसको बोलते हैं पेलोड फेयरिंग। इसी में मेन मसाला मतलब कि जितनी सैटेलाइट होती है वो इसी में डाली गई है ताकि वो सीधा एंड में इसका काम हो सके। वो मैं आगे आपको बताऊँगा आप जहाँ अधिकतर रही। तो इसमें 36 सैटेलाइट फिट कर दी गई थी और ये लॉन्च के बाद लॉन्च कर दे दिया गया था। अब जो हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे जितना भी हमारा मिशन के लिए बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जैसे वैसे ही जो रॉकेट का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसे बना गया। तो पहले हमारा टॉप में क्या था? पेलोड फेयरिंग। पेलोड फेयरिंग जो सर का पार्ट है उसको हम बोलते हैं पेलोड फेयरिंग। इसमें क्या होता है, हमारी सैटेलाइट होती है और ये थ्रस्टर होते हैं। सैटेलाइट थ्रस्टर में दोनों लगाए गए हैं क्योंकि जब ये आगे स्पेस में जब सब कुछ डिटैच हो जाता है तब ये दोनों चीज़ें ही बचती हैं। तो सैटेलाइट को भी आगे पहुँचाना है तो उसका थ्रस्टर चाहिए, तो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे फिट कर दी। उसके बाद सार्वजनिक स्टेज। सार्वजनिक स्टेज वो है, मतलब जैसे गाड़ी में इंजन होता है वैसे ही इसमें वही इंजन होता है जिसमें से फ्लेम निकलते हैं, थ्रस्ट निकलता है और वो ऊपर जाता है। इसमें होता है लिक्विड स्टेज। लिक्विड स्टेज आप ये मान लो जैसे कि फ्यूल होता है ना गाड़ी में, वही फ्यूल ये इंजन हो गया, ये फ्यूल हो गया, बाकी दो बूस्टर जैसे कि लोग तो आज बूस्टर लगाते हैं बूम करके जाते हैं, तो वही बूस्टर। मैं आपको पूरा कॉम्बिनेशन बताता हूँ कि कैसे काम कैसे करता है। अब जो हमारा वो मैंने वो बताया नहीं, ये पूरा लिक्विड स्टेट सार्वजनिक स्टेज जो जिसको कहते हैं। सार्वजनिक स्टेज में क्या होता है, हीलियम लिक्विड होता है। हीलियम लिक्विड मतलब कि हीलियम गैस का सिलेंडर है, वो प्रेशर मेंटेन करता है। जैसे कि आपने ये वाले मीटर पंप्स बहुत सारे सिलेंडर्स में देखेंगे, एक ट्यूब लगाया जाता है ताकि प्रेशर मेंटेन कर सके। जैसे कि वैसे ही हीलियम लिक्विड क्या करता है, ये दोनों सिलेंडर्स में देखता है भाई, वो देखता है भाई हाँ भाई इसमें प्रेशर ज़्यादा तो नहीं होगा, कम कर दो कम कर दो, और इसमें देखते हैं इसमें ज़्यादा है इसमें भी कम कर दो। तो सारा दोनों का ये देखता रहता है कि भाई ज़्यादा तो नहीं है कम तो नहीं होगा, प्रेशर में लेकर रखता है और जिसमें ज़्यादा होता है उसे कम कर देता है, जिसमें कम होता है उसमें ज़्यादा कर देता है। और जो लिक्विड ये दो सिलेंडर में जाके बढ़ जाता है, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। और जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है वो मान लो एक फ्यूल है, जैसे कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल होता है वैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे। और जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड ऑक्सीजन को हम ऐसे मान लो कि जैसे कि हम आग लगाने में और मदद करता है। जैसे किसी का हवन हो रहा है तो लकड़ी भी एकदम से आग लगती है, उस पर घी डालते हैं और कैंपर डालते हैं, उसके बाद आग फैलती है। तो वही सेम करता है लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन क्या करता है, लिक्विड हाइड्रोजन जितनी भी हमारी आग बनी है उसको बढ़ा देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। जितनी ज़्यादा आग बढ़ेगी उतना ज़्यादा ट्रस्ट आएगा। तो क्या करता है, ऑक्सीडाइजर ऊपर से आता है, नीचे फ्यूल लगाता है, इन दोनों बीच में आग लगाते हैं और जब आग लगती है तो एकदम से थ्रस्ट होता है। और ये जो फ़ैन लगा देख रहे हैं ना, ये फ़ैन बहुत तेज़ घूमता है जिससे जितनी भी आग ऊपर लगी ना नीचे आती है बहुत प्रेशर में और जिस वजह से थ्रस्ट मेंटेन होकर ऊपर जाते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारा जो कनेक्शन होता है, अगर आप कभी देखते होगे चंद्रयान मिशन अगर आपने देखा हो तो कनेक्शन होता है कि हमारा स्पेस कहाँ तक पहुँचा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, पहुँचा है भी कि नहीं पहुँचा, अर्थ से कितना दूर चला गया।
तो ये सारा कुछ कैसे होता है, कू बैंड के थ्रू। एक कू बैंड जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, जैसे कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपको किसी को जानना है, जैसे कि अगर आप इंडिया में हो और आपको अमेरिका बात करनी है तो सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू हमारी बात होती है। तो वैसे ही हमारा ये कनेक्शन होता है सैटेलाइट कनेक्शन, इसको बोलते हैं कू बैंड। अब कू बैंड क्या होता है, ये हमारी एक बोट होती है, उसमें हमारे पूरे मैट्स फिटेड होते हैं और ये हमारे सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। अब सैटेलाइट क्या करती है, वो देखती रहती है भाई हाँ भाई ये मिशन आज हो रहा है, रॉकेट आज हो रहा है, इसको भेजना है, क्या करना है, कितना डिस्टेंस है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करती है और सीधा हमारे बोट पर भेज देती है। बोट पे सिग्नल पे आने के बाद यहाँ सिग्नल आते हैं और सीधा हेडक्वार्टर पे भेज देती है। तो कू बैंड काम कैसे करते हैं, कू बैंड में क्या होता है, एक तो एंटीना जो मैंने आपको बताया शिप्स पे लगा होता है, ये एंटीना क्या करता है डायरेक्टली डायरेक्टली अपने सिग्नल भेजता रहता है वहाँ पे सैटेलाइट क्या करती है, अच्छा सिग्नल आ रहे हैं तो उसको मैं बात करता हूँ, तो ये पूछता रहता है, वो बताता रहता है, ये पूछता है भाई कहाँ तक पहुँचा, वो देखता है अच्छा यहाँ तक पहुँच गया, तो वो जितना भी आंसर होता है उसको रिपोर्ट बैक कर देता है। तो ऐसे हमारा कू बैंड काम करता है। अब हम देखते हैं जो हमारा रॉकेट इंजन है उससे मिशन स्टार्ट कैसे हुआ और मिशन में आगे जाके वो काम कैसे गया और पहुँचा भी पाया या नहीं पहुँचा पाया। अब जो हमारा पूरा मिशन था ना, वो हमारे आंध्र प्रदेश में हरिकोटा में हुआ था। ये हमारा मिशन हमारा 23 अक्टूबर को हुआ था। इसमें क्या हुआ, पहले तो हमारा मिशन का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रॉकेट को आंध्र प्रदेश में लेके आएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इसरो का हेडक्वार्टर है, जो आंध्र प्रदेश में लेके आएगा। और ये पता है टाइम कितना होता है, 0007 आवर, मतलब कि जब ये आर्मी टाइमिंग होती है, ये आर्मी टाइमिंग इस वजह से रखना ताकि आर्मी टाइमिंग सीख पर गुप्त रखने के लिए, तो ये आर्मी टाइमिंग की तरह रखा गया था। अब 007 आवर का मतलब है 12-1 बजे का बीच का टाइमिंग था, मतलब रात के 12-1 बजे मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया और लॉन्च करने के बाद ये एक सर्टन हाइट तक पहुँचा। सर्टन हाइट के बाद क्या हुआ, इसके 2 बूस्टर लगे थे, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे ये जो बूस्टर लगे हुए हैं S2200, ये दोनों बूस्टर क्या हुआ, बूस्टर तक इसको ऊपर तक ले गए। जब बूस्टर ऊपर तक लेके जाते हैं तो एक सर्टन हाइट तक पहुँच जाते हैं, उसका डिटैच होता है। ये डिटैच इस वजह से होते हैं ताकि जितना भी उसका वेट है ना, वेट उसको कम कर सकें। जब एक इंजन का वेट कम हो जाएगा तो वो आगे तक और जा पाएगा, जब आगे तक और जा पाएगा तो उसको और फ़ायदा होगा। ये बूस्टर इस वजह से लगाए जाते हैं ताकि जितना भी हम स्पेस को, इस मिशन में रॉकेट को लेके जाना ना आगे था, उसे मदद कर सकें। क्योंकि एक विचार अगर एक सिंगल इंजन लगा देंगे तो इतना डिस्टेंस नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंजन को अगर ऑर्बिट को बीट करके आगे जाना है तो उसको 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए होती, तो वो एक सिंगल इंजन से क्रिएट नहीं कर सकते। तो उन तीनों को इंजन को यूज़ करके एक स्पेशल लगाते हैं जिस वजह से वो उसको तोड़ के आगे जा पाता है। तो वही चीज़ होता है। तो पहले क्या हुआ यहाँ पे, दोनों बूस्टर चलने के साथ ये वाला भी चला, इसने क्या करा, ब्रेक कर दिया उस ऑर्बिट को और वो बाहर चला गया। ऑर्बिट को ब्रेक करने के बाद ये दोनों सेपरेट होने के बाद ये वाला जो इंजन था हमारा L100 इंजन में ये चलता रहा। जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे L100 इंजन का इग्निशन था। इग्निशन मतलब उसका फायर चलना, तो इग्निशन चलने के बाद वो आगे चला। तो ग्रीन यहाँ तक देख रहे हैं ना, ग्रीन यहाँ तक पहुँचा है, वहाँ तक ग्रीन तक हमारा रॉकेट ट्रैवल कर चुका है। उसके बाद हमारा ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, जितना भी पेलोड फेयरिंग थी, जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे उसका सर था जो रॉकेट का, वो खुल जाता है। अब मैंने आपको बताया था जितना भी हमारा रिड्यूस होगा मास, उतना ज़्यादा हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वैसे ही हम इसमें रॉकेट का मास रिड्यूस कर दिया, जिस वजह से हमारा स्पीड और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर पाएगा। अब क्या होता है, जो हमारा टाइम कितना हो रहा है 238 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 38 सेकेंड तक इसने 193 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। और अब तक इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। और अब तक इसने कह दिया है कि भाई इंडिया भी कहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि पिछले अटैम्प्ट में भी हमारा इंडिया यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था, मगर इस बार इंडिया ने कर दिखाया और यहाँ तक पहुँच पाया। उसके बाद जैसे कि अगर आप देख रहे हैं तो आंध्र प्रदेश से चला, तो यहाँ आंध्र प्रदेश आता, तो थोड़ा टिल्टेड रोक भी जा रही। हमारा जो मिशन होता है, रॉकेट होता है, वो एक ऐसे जाता नहीं है, वो ऐसे रफ्तार में जाता है, तभी उसको बोलते हैं थोड़ा इंक्लाइन प्लेन में जाता है। वो इंक्लाइन प्लेन में से जाता है ताकि अगर हम स्ट्रेट डालेंगे तो बहुत प्रेशर डलता है, बहुत प्रेशर डालने से वो रॉकेट टूट सकता है। तो रॉकेट पे इतना प्रेशर ना डले और वो आराम से निकल भी जाए, इसके लिए इंक्लाइन रखते हैं। और उसको इंक्लाइन रखने के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें चाहिए होती है। अब इंक्लाइन कैसे रखा जाता है, उसको इंक्लाइन रखने के लिए उसमें एक तरह से थ्रस्टर होता है, थ्रस्टर के ऊपर ये लगाए जाते हैं शॉकर्स की तरह। शॉकर नहीं होते, ये शॉकर की तरह लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें 1 2 3 4 5 6 स्प्रिंग्स होते हैं। तो जिस तरफ मुड़ना होता है
ये उस तरफ टिल्ट टूट जाता है। जैसे कि ये वाला स्प्रिंग, ये 2 स्प्रिंग लगे हैं, तो ये वाला स्प्रिंग अगर इधर को मुड़ना है तो ये वाला स्प्रिंग नीचे को आ जाएगा, ये वाला स्प्रिंग ऊपर को हो जाएगा। तो ऐसे स्प्रिंग नीचे को हो गया, ऊपर को हो गया, जिससे हमारा रॉकेट टिल्ट हो गया। और इसको भी हम सिर्फ मुश्किल से मैक्स टू मैक्स 5 से 10 सेकंड तक रखते हैं, क्योंकि इंजन स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, इतने से ही बहुत आगे मुड़ जाता है। इससे हमारा पूरा जितना भी सिस्टम होता है मुड़ पाता है। अब जब वो यहाँ तक हमारा इंक्लाइन होकर निकल जाता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा ये वाला जो थ्रस्टर होता है L100, हमारा बीच वाला रॉकेट था जो हमारा मेन मुद्दा था, वो चल पड़ता है। थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो भी सेपरेट हो जाता है, क्योंकि हमको रिड्यूस करना है मास, हमको ताकि वो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर सके, तो हमको रिड्यूस कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये मेन था, क्योंकि यही हमारे सैटेलाइट को एक फर्दर आगे तक लेके जाएगा, और इसका चलना बहुत मुश्किल था और आखिरकार ये चल गया। और इसको बोलते हैं C-25। इस इंजन का नाम था C-25 इंजन। और जब इस C-25 इंजन की कंफर्मेशन मिली थी कि ये चल चुका है, तो जितने भी इसरो के अंदर हेडक्वार्टर के लोग बैठे थे वो खुशी से झूम उठे थे, क्योंकि ये सबसे मेहनती पार्ट था कि इसको चलाना। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा C-25 इंजन जो मैंने आपको बताया, इस इंजन का नाम क्या था, C-25। तो ये मैप में भी देख सकते हैं C-25 इंजन हुआ है। C-25 इंजन थोड़ा सा आगे गया है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ये है इग्निशन, ये उसका भी ख़त्म हो जाता है फ्यूल, इसका इग्निशन का भी बंद होता है और इसका सेपरेशन का टाइम हो जाता है। और जब ये इग्निशन से सेपरेट होता है तो कम से कम 791 किलोमीटर कवर कर चुका होता है। इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है, वो भी 4 मिनट 56 सेकेंड में। मतलब कि तुम मान लो सिर्फ 5 सेकेंड में, 5 मिनट में तुम 791 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हो। मेरा डिस्टेंस ट्रैवल करना एक रॉकेट की बस की बात है, क्योंकि एक नॉर्मल गाड़ी से तो तुमको तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ये सारा का सारा जो इतना डिस्प्ले हो रहा होता है, इसरो के हेडक्वार्टर में डिस्प्ले हो रहा होता है। डिस्प्ले इन द सेंस मतलब इतना भी उनका काम चल रहा है कि यहाँ तक इतना एल्टीट्यूड पे गया, इतना डिस्टेंस चल कर चुका है, इतना फ्यूल बचा है और इतना इसका डिस्टेंस रहता है, सारा कैलकुलेट होकर स्क्रीन पे आते रहते हैं। और ये स्क्रीन सब कुछ बताते रहते हैं, जितनी डिटेल है, जैसे कि ये बताती है टाइम कितना है, रेंज कितना है, तो ये सब बताती है। बाद क्या होता है, ये C-25 इंग्निशन के बाद बहुत आगे तक डिस्टेंस लेके जाता है C-25 इंग्निशन। C-25 इंग्निशन के बाद ये भी हमारा सेपरेट होने के कगार पे आ जाता है और ये भी सेपरेट फाइनली सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये पूरे के पूरे इवेंट्स आते हैं, फ्लाइट इवेंट, मतलब क्या क्या हुआ, वो चला कैसे, रुका कब, और उसके दूसरे इंजन कब चले, वो सारा कुछ इसमें आता है। मैंने आपको बताया था S-21 इग्निशन, मतलब जो 2 बूस्टर लगे हुए थे साइड में, और S-22 उनका इग्निशन होता है सबसे स्टार्टिंग में। तो जैसे ही रॉकेट स्टार्ट होता है इग्निशन उनका पहले होता है। तो इग्निशन हुआ, उसके साथ जो बीच वाला रॉकेट था, जो बीच में लगा हुआ था रॉकेट, उसका भी इग्निशन हो जाता है। उसके बाद 130 सेकंड, मतलब कि 1 मिनट 30 सेकंड में वो दोनों रॉकेट के बूस्टर थे वो उतर जाते हैं, मगर अभी भी जो बीच वाला रॉकेट है वो इग्निशन कर रहा है। उसके बाद होता है PLS सेपरेशन। PLS सेपरेशन मतलब पेलोड फेयरिंग सेपरेशन। पेलोड फेयरिंग वही उसका सर, उसके सेपरेशन, तो वो होता है हमारा पेलोड फेयरिंग सेपरेशन। CLG इग्निशन। CLG इग्निशन वो रॉकेट था जो हमारा पेलोड फेयरिंग के बाद चला था, उसको बोलते हैं CLG इग्निशन। अब CLG इग्निशन के बाद हमारा CLG इग्निशन थोड़ा सा चलता है, उसके बाद हमारा मेन पार्ट होता है, उसको बोलता है C-25 इग्निशन। C-25 इग्निशन हमारा ऑथराइज, मतलब उसका चल गया था, ऑथराइजेशन मिल गया था, उसको चला दिया गया था। उसके बाद क्या होता है, L100 शट ऑफ, मतलब जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है ना, जो हमारा बीच वाला था वो भी बंद हो जाता है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाता है। और जो हमारा C-25 इग्निशन था उसका कमांडेड, मतलब उसको थोड़ा बहुत जैसे क्या कहते हैं फ्लक्चुएशन, वो हुआ है। उसके बाद C-25 इग्निशन का भी हमने स्विच ऑफ कर दिया और उसको शट ऑफ करके रख दिया। उसके बाद होता है हमारा मेन सबसे अच्छी बात, सबसे खुशी मिलती है इस बात पूरे इंडिया को। उसमें क्या होता है, ये जो हमारा ये वाला इग्निशन होता है बंद हो जाता है और इसके बाद ये अपना सेपरेशन के दौरान चल पड़ता है। अब इसने पूरे के पूरे सैटेलाइट को अपने फिक्स पोजीशन पर पहुँचा दिया और ये अपने सैटेलाइट को अपने जगह पे पहुंचाने में बहुत कामयाब रहा। और ऐसे सारे के सारे सैटेलाइट बिना एक सैटेलाइट को छोड़े सारे सैटेलाइट को अपनी जगह पे पहुंचा दिए गए। और ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि इंडिया इतने लो बजट में भी इतने आगे तक जा सकता है। और इसने अब तक 7.529 किलोमीटर की वेलोसिटी से जा चुका था, मतलब कि जितना उसका स्पीड है उतनी वेलोसिटी वो जा चुका है। उसका रेंज इसने कवर करा 9887 किलोमीटर, 9887 9000। इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। और इसने पता है कितने टाइम में ट्रैवल करा, 1934 सेकेंड। अगर कन्वर्ट करो तो 32 मिनट के आसपास आता है। तो उसने 32 मिनट में 9887 किलोमीटर तक दूरी तय कर चुका है। ऐसा ह्यूज रिस्पेक्ट टू इंडियन साइंटिस्ट जो इस मिशन में थे और उन्होंने
कैसे इसको कराया उनके के पास होएगा इसका मिशन। उसके बाद जिसका जितना भी डिटेल व्यू था, जितना भी कैसे वो काम किया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू कू बैंड, जो मैंने आपको बताया कू बैंड के थ्रू हमारा जितना भी ये बताया गया सैटेलाइट देख रहे हैं, ये 2 सैटेलाइट जा रही हैं बाहर, वही ये 2B 2 4B सारे सैटेलाइट एक दूसरे से अटैच हो रही है, और ये ऊपर वाला पार्ट उसका होवर का। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस बताया गया है, इसरो ने अपना पब्लिश किया था ये PDF कि कैसे हमने पूरा मिशन जारी करके ख़त्म किया था। तो पहले क्या होता है, जितना भी S-25 S-200 इग्निशन, मतलब जो बूस्टर थे वो इग्निशन हुए, उनके इग्निशन के बाद क्या हुआ, बीच वाला इग्निशन, जो बीच वाला पार्ट था L-100 उसका इग्निशन होता है। उसका इग्निशन के साथ साथ जब वो एक सर्टेन हाइट तक पहुंच जाता है तो उसके बाद बूस्टर होते हैं जो वो उनका इग्निशन छूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो आगे तक जाता है, और उसके बाद जो L-100 जो हमारा बीच वाला पार्ट था वो भी बंद हो जाता है, और उसका भी सेपरेशन हो जाती है। उसके हमारा पेलोड फेयरिंग खुल जाता है, और उसके बाद वो पेलोड फेयरिंग खुलने के बाद जो सैटेलाइट होती है वो भी डिटैच होती है। सैटेलाइट डिटैच होने के बाद वो थोड़ी देर तक आगे जाती है, उसका सैटेलाइट का भी इंजन बंद हो जाता है, और उसके बाद वो अपने सैटेलाइट को छोड़ने लग जाती है और डिटैच करने लग जाती है। अब सैटेलाइट डिटैच कैसे करती है, पहले तो वो C-25 इंजन जो उसको लेके आया था वहाँ तक रुकती है। तो उसके बाद क्या होता है, एक सर्टन वैल्यू के हिसाब से हमारे सैटेलाइट को छोड़ा गया। ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक साथ सैटेलाइट को छोड़ दें, क्योंकि अगर हम एक साथ सैटेलाइट को छोड़ देंगे तो उसे एक टूटने या उसको टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद उस सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, ताकि वो कनेक्शन भी ले पाए और टकराए भी ना अपने आप से। पहले क्या हुआ, कुछ 4 सैटेलाइट गई, उसके बाद 4 गई फेज़ 1, उसके बाद 8 गई, उसके बाद 8 गई, ऐसे सारी करते करते हमारा पूरा का पूरा सैटेलाइट हमारी ख़त्म हो गई। और उसके बाद हमारा इंजन पूरा का पूरा स्पेक्टरली डन हो जाता है। यही पूरा मिशन था कि कैसे इंडिया LVM-3 Mark M2 रॉकेट के थ्रू स्पेस में गया था और उससे काम हो भी पाएगी। मैं अगले को नेक्स्ट बाय बाय।